हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग 16 से 17 अप्रैल तक के करंट अफेयर को देखेंगे तो चलिए शुरू करने से पहले हम लोग इसके सोर्स को देख लेते हैं कि द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस से यह करंट लिया गया है और यह सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीएससी जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। एनसीएससी का फुल फॉर्म क्या हुआ? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो पहली बात तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में ही क्वेश्चन है कि एनसीएससी के लिए जो ये ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया गया, यह एक तरह का ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल है। तो इसका शुभारंभ जो है रविशंकर प्रसाद ने किया है। तो हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में कि केंद्रीय संचार और कानून न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अभी जो एनसीएससी का जो फुल फॉर्म हम लोग देखें कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, उसे ही हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ऑनलाइन शिकायत प्रबंध पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स द्वारा उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बनाया गया। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है कि इस पोर्टल को जो है किसके मदद से जो है ये शुरू किया गया, यानी किसके सहायता से, किसके सहयोग से इसे शुरू किया गया है। तो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से जो है इसे शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाली नववर्ष जिसका नाम है पोइला बोईसाख कब मनाया गया? यानी बंगाली नववर्ष का नाम ही है, बंगाली लोग जो है अपना नया वर्ष जो मनाते हैं उसका नाम है पोइला बोईसाख। कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को जो है बंगाली लोग जो ये अपना नववर्ष मनाए जो है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा कि दुनिया भर में बंगाली समुदाय द्वारा 15 अप्रैल को पोइला नववर्ष मनाया गया। यह बंगाली समुदाय के लिए नए साल का प्रतीक है, यानी नए साल का जो है इन लोगों के लिए प्रतीक है, जो आमतौर पर हर वर्ष 14 अप्रैल या 15 अप्रैल के आसपास पड़ता है। इस वर्ष भारत में 15 अप्रैल को मनाया गया। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट एक जो है यहाँ पे रखा हुआ पॉइंट कि यह जो है प्रत्येक वर्ष जो है या तो कभी जो है 14 अप्रैल को यह नववर्ष मनाया जाता है या फिर कभी जो है 15 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन इस साल का आपको याद रखना है कि इस साल जो है ये 15 अप्रैल को जो है मनाया गया है। ठीक है। आज के दिन मतलब कि 15 अप्रैल को जो ये लोग जो नववर्ष, बंगाली लोग जो अपना नववर्ष मनाते हैं, तो उसी के बारे में है कि आज के दिन घरों के बाहर सुंदर रंगोली या अल्पना के साथ घरों की सफाई और सजावट करके मनाया जाता है यह नववर्ष जो है। नेक्स्ट पॉइंट कि बंगाली में पोइला शब्द का अर्थ है पहला, यानी इसका नाम जो है पोइला, तो पोइला का अर्थ होता है पहला और बोईसाख का मतलब होता है बंगाली। तो बंगाली कैलेंडर का पहला महीना है। तो बंगाल में बंगाली नववर्ष को नोबो बोर्सो के रूप में जाना जाता है। तो एक पॉइंट यहाँ से आपसे स्टैटिक बनता है कि बंगाल में जो है बंगाली नववर्ष को किस रूप में जाना जाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो नोबो बोर्सो के रूप में जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजडन ने पिछले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना? पिछले दशक का बात किया जा रहा है। तो विजडन ने पिछले दशक का जो सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर जो है किसे चुना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विराट कोहली को जो चुना गया है। भारतीय कप्तान विराट कोहली को विजडन अलमैनाक ने 2010 वाले दशक का, यानी 2010 वाले दशक जो चल रहा था उस दशक के लिए जो चुना गया है।
तो 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना है। विराट कोहली ने अगस्त 2008 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में पदार्पण किया था, यानी ये अपना पहला मैच जो है श्रीलंका के खिलाफ जो है वनडे क्रिकेट से ये अपना मैच को शुरू किया था 2008 में जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस जो है यह 16 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व कला दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश कौन बना? जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश कौन बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। यानी जलवायु में जो भी परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट में हम लोगों का जो भी अभी चेंज हो रहा है, तो उसके लिए जो कौन सा देश कानून लाने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। यानी न्यूजीलैंड जो है इसके तहत जो है मतलब कि जलवायु परिवर्तन के लिए जो है कानून लाने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग के कारण किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन पर अस्थायी रोक लगा दी है? वैक्सीन का नाम क्या है? वैक्सीन का नाम आपको यहाँ याद रखना है, क्योंकि अभी वैक्सीन का नाम काफी इंपॉर्टेंट चल रहा है। ठीक है, तो वैक्सीन का नाम है जॉनसन एंड जॉनसन। तो इस वैक्सीन पर कौन सा देश ने रोक लगा दिया है अस्थायी रूप से? तो वह अमेरिका ने। तो इसका रीजन क्या है? रीजन को भी आपको याद रखना है। तो रीजन क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग के कारण किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन, यानी वैक्सीन का नाम हो गया जॉनसन एंड जॉनसन, किस कारण से इस वैक्सीन पे रोक लगाया गया? तो ब्लड क्लॉटिंग के कारण जो है किस देश ने लगाया? तो अमेरिका ने लगाया। 3 क्वेश्चन बना जो है, तो देखते हैं हम लोग इसके बारे में कि अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र प्रशासन ने अपने संयुक्त बयान में जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन पर अस्थायी रोक लगाने की सिफारिश की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका सरकार ने आईएस सहित निम्न में से कितने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? कौन सी सरकार ने? तो श्रीलंका सरकार ने जो है। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 11 संगठन पे, यानी आईएस सहित जो आईएस यानी इस्लामिक स्टेट, जो आईएस का फुल फॉर्म क्या हो गया? इस्लामिक स्टेट। तो आईएस सहित निम्न में से कितने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो वह हो जाएगा 11 आंसर हो जाएगा इसका जो है। तो श्रीलंका सरकार ने देश में चरमपंथी गतिविधियों से जुड़े होने के कारण इस्लामिक स्टेट और अलकायदा समेत 11 इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिसूचना के अनुसार कानून का पालन न करने वाले या ऐसी किसी साजिश में शामिल होने वाले किसी भी दोषी व्यक्ति को 10 से 20 साल कैद की सजा हो सकती है। मतलब इसमें ऐसा कहा गया है कि जो इस रूल का पालन नहीं करता है, तो या फिर वैसे लोग जो इस गतिविधि में शामिल हैं, तो उसे जो है वैसे व्यक्ति को 10 से 20 साल की कैद की सजा हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधार क्रांति मिशन किसने शुरू की? तो आधार क्रांति मिशन जो है डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुरू किया है। तो हम लोग देखते हैं कि आधार क्रांति मिशन क्या है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आधार क्रांति नामक एक नई पहल का शुभारंभ किया है। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में ये है क्या जो है। तो इस पहल का उद्देश्य, इसके उद्देश्य को समझते हैं। इस पहल का उद्देश्य भारत में पोषण आहार के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आधार क्रांति मिशन यानी आधार क्रांति का मिशन क्या है। तो आधार क्रांति का मिशन कहिए या फिर उद्देश्य कहिए, तो इसका उद्देश्य या फिर इसका मिशन है कि भारत में पोषण आहार के बारे में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट यह है कि इस मिशन का आदर्श वाक्य कह सकते हैं, एक तरह से थीम कह सकते हैं कि इस मिशन का आदर्श वाक्य क्या है। इस मिशन का आदर्श वाक्य उत्तम आहार और उत्तम विचार, उत्तम आहार उत्तम विचार, यही इसका आदर्श वाक्य है, उत्तम आहार उत्तम विचार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक पर कितने साल का
बैन लगा दिया है। यानी यह जिम्बाब्वे के जो है पूर्व कप्तान रह चुके थे जो है, ठीक है, हीथ स्ट्रीक, यानी नाम क्या था उनका, हीथ स्ट्रीक, पर कितने साल का बैन लगा दिया है आईसीसी जो है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 साल। तो देखते हैं हम लोग कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक पर 8 साल का बैन लगा दिया है। तो हीथ को यानी हीथ स्ट्रीक को 2016 से 2018 तक जिम्बाब्वे के कोच और विभिन्न घरेलू टीमों के कोच के रूप में उनकी स्थिति के आधार पर संहिता के तहत आरोपों में पाया गया था जो है, ठीक है, यानी कुछ आरोप पाया गया होगा जो है, इस वजह से जो है आईसीसी जो है इन पे 8 साल का बैन लगा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदारी बनाने की अनुमति दी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझिए अच्छे से कि कौन सा संगठन ऐसा है जो मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में, यानी मिसाइल से रिलेटेड जो भी चीज का प्रोड्यूस किया जाएगा यानी उत्पादन किया जाएगा उसमें निजी क्षेत्र की कंपनियों को, यानी प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं, ठीक है, निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदारी बनाने की अनुमति दे दी है। यानी अब प्राइवेट कंपनियां भी जो है मिसाइल के प्रोड्यूशन, एक तरह से प्रोडक्शन में जो है मतलब वो भी अब पार्टिसिपेट कर सकती है। तो यह अनुमति कौन से संगठन ने दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। डीआरडीओ के अनुसार प्रारंभिक कार्यक्रम के तहत जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को विकसित किया जाना शामिल है। तो इसमें तो यह बताया गया कि इसका जो भी प्रारंभिक कार्यक्रम है, जो भी स्टार्टिंग जो भी कार्यक्रम है, तो उसके तहत क्या होता है कि जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को विकसित किया जाना शामिल है, ठीक है। अब है कि डीआरडीओ ने हाल ही में घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने हेतु निजी क्षेत्रों की कंपनी को मिसाइल सिस्टम विकसित व उत्पादन करने की अनुमति दे दी है। दोनों जो है डेवलप करना और प्रोडक्शन करना, दोनों का जो है मतलब कि अनुमति दे दिया है। प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनी जितनी भी है उन सबों को भी जो है अब ये जो अनुमति दे दी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस टीम ने भारत के पूर्व हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को अपना कोच नियुक्त किया है? तो एक क्वेश्चन यहाँ ही है कि हरेंद्र सिंह को कौन सा देश जो है अपना कोच नियुक्त किया है, लेकिन यह हरेंद्र सिंह जो है भारत के पूर्व हॉकी कोच रह चुके हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी अमेरिका जो है हरेंद्र सिंह को अपना कोच नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगात्मक, जिसका सही नाम है मतलब जिसका नाम है अन्नमाया, जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगात्मक अन्नमाया का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन, यानी डॉक्टर हर्षवर्धन जो है अन्नमाया का शुभारंभ किए हैं। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 49वां, यानी भारत जो है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में 49वें नंबर पे है। तो हम लोग देख लेते हैं कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने फेसबुक के साथ साझेदारी में समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021, अभी जो कि क्वेश्चन में था कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, यह एक इंग्लिश नेम है, ठीक है। इसको हिंदी में जो है यह भी आपके क्वेश्चन में यह भी लिखा जा सकता है कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का कितना स्थान है? तो 49वां स्थान है। या तो हिंदी में लिख दिया जाएगा समावेशी इंटरनेट सूचकांक या फिर इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स लिख दिया जाएगा, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। तो इसमें भारत का जो है 49वां स्थान है। वैश्विक स्तर पर भारत को 49वें स्थान पर रखा गया है। तो एक तो रैंकिंग वाला जितना भी क्वेश्चन होता है तो दो तरह का क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है कि एक भारत का कौन सा स्थान है, सेकंड कि उसमें से जो है फर्स्ट स्थान किस देश का है। तो हम लोग इस रैंकिंग में तो देख लिए कि भारत का 49वां स्थान है समावेशी इंटरनेट सूचकांक में या फिर इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में, लेकिन पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान स्वीडन का है। किसका है? स्वीडन का है। नेक्स्ट चलते हैं, मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021, मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट फॉरेन फीचर अवार्ड किसने जीता? बेस्ट फॉरेन फीचर अवार्ड का जो बात किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा
पगलया, इसका प्रोनाउंस ही यही है, पगलया, ठीक है, इसका सही प्रोनाउंस यही है, पगलया। तो मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट फॉरेन फीचर अवार्ड जो है पगलया मूवी ने जीता है। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मराठी फिल्म पगलया ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर का पुरस्कार जीता है। तो अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे बन गया कि यह जो फिल्म पगलया है यह कौन सा फिल्म है, कि साउथ इंडियन मूवी है या फिर बॉलीवुड का मूवी है या फिर हॉलीवुड है या फिर मराठी फिल्म है। तो आपको इस तरह से भी 4 ऑप्शन बना के यहाँ से इस फिल्म के नाम से भी दिया जा सकता है कि यह इनमें से कौन सा फिल्म है, ठीक है। तो यह एक मराठी फिल्म है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फिल्म पगलया का निर्देशन और निर्माण विनोद सैम पीटर ने अब्राहम फिल्म्स के बैनर के तहत किया है। यानी इस फिल्म का जब किसी भी फिल्म को अवार्ड मिलता है तो उसका निर्देशन भी जो है और निर्माण करने वाले कौन है वो भी जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण करने वाले जो है वह विनोद सैम पीटर है, विनोद सैम पीटर। नेक्स्ट है कि विश्व आवाज दिवस कब मनाया जाता है, यानी विश्व आवाज दिवस। तो इसका सही आंसर होगा 16 अप्रैल। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि विश्व आवाज दिवस सभी लोगों के दैनिक जीवन में आवाज के विशाल महत्व को प्रदर्शित करने के लिए हर साल 16 अप्रैल को विश्व स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है। यानी एक तरह से यह विश्व लेवल पर मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2021 का विषय है वन वर्ल्ड मेनी वॉइस, वन वर्ल्ड मेनी वॉइस। तो यह विषय कहिए या फिर इंग्लिश में थीम कहिए। तो इस तरह का कोई भी दिवस जैसे होता है तो एक तो दिवस इंपॉर्टेंट है कि कब मनाया जाता है। सेकंड पॉइंट कि उस दिवस का जो है थीम क्या है, विषय क्या है। तो आपको यह विषय भी, इसका थीम भी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व आवाज दिवस की शुरुआत जो है कब की गई थी। तो विश्व मतलब इसे मनाना कब से शुरू किया गया था। तो इसे मनाना जो है 1999 से शुरू किया गया था। 1999 में ब्राजील के राष्ट्रीय आवाज दिवस के रूप में हुई थी जो है, यानी इसकी शुरुआत जो है 1999 से ही हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवीजी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो इसका सही आंसर होगा चुनाव आयुक्त, यानी चुनाव आयुक्त से। तो इस तरह का क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि लगभग हर करंट में मैं ला रहा हूं इस तरह का क्वेश्चन कि व्यक्ति का नाम दे दिया जाता है और उनका निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। आप किसी भी एग्जाम का जो है क्वेश्चन को खोल के देखिए, प्रीवियस ईयर करंट के क्वेश्चन को, तो आप देख लीजिएगा कि क्वेश्चन जो है अगर निधन से बनता है तो वह इसी तरह का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन में जो नाम दे दिया जाता है और उसका क्षेत्र पूछ लिया जाता है कि वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो आपको एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में जो है सफलता जरूर मिले जो है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुनाव आयुक्त। तो पूर्व चुनाव आयुक्त जीवीजी कृष्णमूर्ति का आयु संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। मतलब इनका उम्र ज्यादा हो चुका था। आयु संबंधी बीमारियों का मतलब यह होता है कि जब उम्र ज्यादा होने लगता है तो कोई ना कोई बीमारी होना चालू हो जाता है। तो आयु संबंधी बीमारियों कहने का मतलब, बीमारियों के कारण कहने का मतलब यही बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि एक भारतीय कानूनी सेवा अधिकारी कृष्णमूर्ति अक्टूबर 1993 से सितंबर 1996 तक चुनाव आयुक्त बने थे। तो इसका आपको ये डेट भी दे दिया गया है कि अक्टूबर 1993 से सितंबर 1996 तक यह चुनाव आयुक्त रहे थे जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल दिवस। हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है। तो हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग कुछ जरूरी पॉइंट को देख लेते हैं जो कि बहुत ही जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिमाचल प्रदेश में 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है, यह तो क्वेश्चन में ही था। इस दिन राज्य एक पूर्ण विकसित राज्य बन गया। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है कि एक क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश जो है कब जो है एक पूर्ण विकसित राज्य बना, तो वह 15 अप्रैल होगा। अब देखते हैं कुछ पॉइंट कि मंडी, चंबा, महासू और सिरमौर के 4 जिलों को 2 दर्जन से अधिक रियासतों के साथ एकीकृत किया गया, जिससे
1948 में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। तो शायद आप लोगों में से बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस बात को नहीं जानते होंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य बनने से पहले यह एक केंद्र शासित प्रदेश भी था। ठीक है, तो यहां से एक पॉइंट इस बार इसे फिर से देखते हैं कि मंडी, चंबा, महासू और सिरमौर के 4 जिलों को 2 दर्जन से अधिक रियासतों के साथ एकीकृत किया गया, जिससे 1948 में, मतलब यह एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हिमाचल प्रदेश का कब गठन हुआ था, तो इसका गठन 1948 में हुआ था। तो 1948 में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में तो गठन हो गया, अब उसके मान लीजिए कई दशकों बाद जो है, यानी दशकों बाद जो है, ठीक है, तो दशकों बाद 1971 में हिमाचल प्रदेश अपनी राजधानी के रूप में शिमला के साथ भारत का 18वां राज्य बन गया जो है। ठीक है, यानी हिमाचल प्रदेश जो है, यहां से देख लीजिए स्टैटिक क्वेश्चन बन रहा है और इस बार के एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में यहां से देख लीजिएगा कि 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि यह दिवस में आया गया है और अभी रिसेंट में जो भी एग्जाम होगा तो वहां से स्टैटिक इसको लिया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का जो है राज्य के रूप में गठन कब हुआ, राज्य के रूप में मतलब यह राज्य कब बना, तो 1971 में। लेकिन राज्य बनने से पहले जो यह इसका गठन जो है एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुआ था, और वह कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो वह है शिमला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। कौन सा मिशन, तो गगनयान मिशन। कौन किया है इस पे समझौता, भारत। और कौन सा देश, फ्रांस ने। यानी भारत और फ्रांस ने जो है गगनयान मिशन पर जो है समझौता किया है। तो गगनयान मिशन के तहत 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय भूमि से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। पहली बात तो गगनयान मिशन का यह डायरेक्ट भी जो है, अभी देखिए करंट से रिलेटेड जो है रेलवे में भी जो एनटीपीसी में भी जो है पूछा गया था कि गगनयान मिशन का जो है मतलब कि एक तरह से डेडलाइन कब रखा गया था, कब रखा गया है, तो यह 2022 में जो है। ठीक है, और इसको जो है भारत की स्वतंत्रता की जो है एक्चुअली 2022 में जो है भारत जो है अपना 75वीं स्वतंत्रता की जो है वर्षगांठ मनाएगा। ठीक है, तो उसी उपलक्ष्य में जो है भारतीय भूमि से, यानी भारत के भूमि से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। तो इस पे समझौता भारत और फ्रांस ने किया है गगनयान मिशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने, नाम क्या है प्रधानमंत्री का, जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो इसका सही आंसर होगा हैती। यानी हैती के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो देख लेते हैं हम लोग कि हैती के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह मार्च 2020 से प्रधानमंत्री के पद पर थे, यानी मार्च 2020 से ही जो यह प्रधानमंत्री के पद पर बने हुए थे। जोसेफ ने पहले भी इस्तीफा देने की कोशिश की थी, यानी इससे पहले भी जो है वह अपना इस्तीफा देने की बहुत बार कोशिश किए थे, लेकिन राष्ट्रपति जोवेनल मोसी ने नामंजूर कर दिया था। इस बार राष्ट्रपति ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया और क्लॉड जोसेफ को हैती का नया प्रधानमंत्री मनोनीत किया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन तो आपको यहां से एक मिला कि हैती के प्रधानमंत्री, देखिए एक तो इस तरह से पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री का नाम दे दिया जाएगा और कौन सा देश है तो वो पूछ लिया जाएगा, यानी हैती के प्रधानमंत्री जिसका नाम है जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यह बना कि इनके इस्तीफा देने के बाद हैती का नया प्रधानमंत्री कौन बना। ठीक है, तो उसका नाम हो जाएगा क्लॉड जोसेफ। इस्तीफा देने वाला का नाम है जोसेफ जूथ और जो अभी नया प्रधानमंत्री बना हैती का वह है क्लॉड जोसेफ। एक पॉइंट, तो 2 पॉइंट यह हो गया। तीसरा पॉइंट यह हुआ कि हैती के राष्ट्रपति कौन है, तो हैती के राष्ट्रपति जोवेनल मोसी हैं, जोवेनल मोसी। तो आपको 3 क्वेश्चन यहां से हैती देश से निकल के आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान के किस बल्लेबाज ने हाल ही में
भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल कर लिया है। यानी वनडे रैंकिंग में 3 तरह का होता है, वनडे रैंकिंग, टेस्ट रैंकिंग, T20 रैंकिंग। तो वनडे रैंकिंग में जो है विराट कोहली जो कि प्रथम स्थान पे थे, आईसीसी रैंकिंग में जो है आईसीसी वनडे रैंकिंग में जो कि प्रथम स्थान पे थे, बट उसे पीछे करके यानी उसे पछाड़ कर पाकिस्तान के कौन से बल्लेबाज ने पहले स्थान पा लिया है। ठीक है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा बाबर आजम। या फिर क्वेश्चन देखिए ऐसे भी ये बन सकता है कि बाबर आजम जो है क्वेश्चन में दे दिया जाएगा और पूछ लेगा कि बाबर आजम जो है किस देश से है, बाबर आजम किस देश के क्रिकेटर हैं। तो आपको देख लीजिए कि जो है क्वेश्चन कैसे कैसे क्रिएट हो सकता है। तो अगर इन बातों पे आप ध्यान देते हैं तो करंट आपसे कभी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। करंट छूटने का बहुत सारे स्टूडेंट का यह भी रीजन है कि आपको जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन मिल गया आप सीधा उसका आंसर को जो है रट लेते हैं। ठीक है, लेकिन कभी भी आप क्वेश्चन पे गौर नहीं करते हैं कि हाँ क्वेश्चन में भी क्वेश्चन छुपा हुआ होता है। चाहे आप किसी से भी करंट अफेयर को पढ़िए या फिर न्यूज़पेपर, मैगजीन, कहीं से भी आप देखिए, क्वेश्चन में भी क्वेश्चन छुपा हुआ रहता है। तो अगर इस तरह से आप करंट को पढ़ते हैं तो जरूर है कि आप एग्जाम में करंट अफेयर का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि अब पाकिस्तान के क्रिकेटर बाबर आजम है जो कि आईसीसी वनडे रैंकिंग में विराट कोहली को पछाड़कर फर्स्ट पोजीशन हासिल कर लिया, यानी प्रथम स्थान हासिल कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज और रिगैसिफिकेशन यूनिट किस राज्य में शुरू हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। यानी महाराष्ट्र में जो है भारत की पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज और रिगैसिफिकेशन यूनिट वह महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुई है। तो आप लोगों को जो है यह करंट अफेयर का सेशन कैसा लग रहा है आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, थैंक यू।